फैजान खान, सुजीत यादव। ओके, तो एक काम करते हैं। ओके, शरण्या गायकवाड़ की भी इंस्पिरेशन है। ओके, तो व्हाट विल डू, उनके एक छोटे डायलॉग के, मतलब एक जस्ट मैं यूट्यूब के थ्रू जा रहा था, तो उनके 3-4 डायलॉग मुझे दिखे, एंड उस डायलॉग का एक वीडियो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई विल इनवाइट सुशांत सर ऑफिशियली टू कंडक्ट द एंटायर डिस्कशन अहेड। ओके, वेट। सबको स्क्रीन दिख रहा है कि ये? एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन? ओके, ग्रेट। तो मैं चालू करता हूँ। अगर आपको आवाज आ रहा है तो मुझे बताइए कि आवाज भी आ रहा है। या चलो। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहता अंबानी और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना, तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। हर्षद भाई ना राजमा मार्केट मजामा। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखाई दिया। जिगरा झाड़ों के बीच दबा के रखेगा ना तो कुछ नहीं होगा, छाती पर लेकर घूमना पड़ता है, समझा? वीडियो चल रहा है। फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह, हमारा तारक मेहता, हर्षद मेहता। तुझे पता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मैन्युफैक्चर होता है? सीमेंट, स्टील, हीरोज और भगवान। आज का कॉमन आदमी कल का हीरो बन सकता है, आज का हीरो कल का भगवान बन सकता है। क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार सब यही करते हैं। एक्चुअली हम इंडियंस को हीरो बनाने में मजा आता है। अगर लोगों को ये लग रहा है कि हर्षद मेहता उनका भविष्य बना सकता है तो उसमें बुरा क्या है? देख, मैं मार्केट में जाके भाषणबाजी करना नहीं चाहता, सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता। हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। आज फकीर नहीं फकीरी गई तरछो, तुझे नहीं सेठ पे लो मादर चो। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके सामने। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता, धमाका करने के। ओके, सो ये मोटिवेशनल जो डायलॉग्स थे बहुत बड़े बड़े, जिसने धूम मचा दी थी, एंड मैक्सिमम लोगों को, आपके जैसे यूथ को जिन्होंने शेयर मार्केट की तरफ खींच लिया, तो उस शेयर मार्केट का आज हम एक बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। तो आई विल इनवाइट सुशांत सर, तो यू कैन टेक द एंटायर इनिशिएटिव अहेड, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, क्या क्या उनके पास करियर हो सकते हैं, आप उसको अभी लोगों के सामने आप प्लीज आपका नॉलेज हमारे स्टूडेंट के साथ बांटिए। थैंक यू। Thanks a lot, Niketan. First of all, I would like to thank for inviting me here and again making a part of Byteways. Hi all. I hope you all are doing well. So I'll start with what my career path is, what I've done, which companies I've worked on, and what is my education background. So as Niketan rightly said, I did my engineering. After that, I did my MBA finance. I have total 10 plus years of work experience, something related to capital market only.
And I've worked with profiles like I've worked in booking houses, I worked with investment banks, I worked with Indian banks, I worked with consultancy firms, and during this 10 years of career, I worked with various companies like Kotak Securities. I started my career with eClerx first, then I moved to Kotak Securities, which is a broking house. Then I worked with Credit Suisse. Credit Suisse is one of the Swiss bank of Switzerland. Then I've become a part of HDFC Bank. I worked as a manager in their business solution group in credit risk department. And from last 3.5 years, I'm working with PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers is a big consultant firm. They are more into audits and technology consulting. During this tenure, I've been placed into Nomura. Nomura is the Japanese investment bank. And from last 1.5 years, I have also explored the insurance sector, which is health insurance. I'm working with Aditya Birla Health Insurance to transform their core administration system. So this is complete my my work journey till now. We'll again go through. I'll walk through my entire journey when at the end of this seminar. So how we are trying to plan today is like we'll touch upon some basic concepts of share market, right? And while going through those concepts, we'll try to map what are the career opportunities around those concepts. तो मैं आपको एक स्टॉक मार्केट के कुछ कंसेप्ट बताऊंगा और उस कंसेप्ट के अराउंड कौन कौन से अपॉर्चुनिटी कौन से काइंड ऑफ प्रोफाइल्स आप उसमें काम कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा और एट द एंड हम लोग फिर से मेरी जो करियर जर्नी है वो भी देखेंगे कि मैंने मेरे जॉब प्रोफाइल कैसे चालू किया विच कम आई वर्क विद अगेन इन दैट प्रोफाइल व्हाट एग्जैक्टली आई वाज डूइंग एंड करेंटली मैं अभी क्या कर रहा हूँ तो वो एक करियर पाथ आपको मिल जाएगा देन अकॉर्डिंगली यू कैन आल्सो डिफाइन योर करियर पाथ एज वेल सो दिस इज हाउ आवर सेमिनार कंप्लीटली गोस ठीक है सो टू स्टार्ट विथ शेयर मार्केट बेसिक्स तो जब भी हम लोग शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं देन फर्स्ट थिंग कम इन आवर माइंड इज स्टॉक और शेयर और इक्विटी व्हाट एग्जैक्टली इट इज So we'll try to see what exactly share when we call it as share then what it means when we call it as equity then what it means जब भी कोई कंपनी खुद को एक्सपांड करना चाहती है when company wants to grow then that company requires the funds because जो currently fund company के पास है that might be currently they are using for their working capital अभी वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि कंपनी जो डे टू डे उनकी एक्टिविटीज होती है उसके लिए कंपनीज को फंड्स लगता है तो वो सारा फंड उसमें चला जाता है नाउ इफ कंपनी वांट्स टू ग्रो देन दैट कंपनी हैव टू हैव अ इन्फ्लक्स ऑफ मनी इनटू देयर कंपनी अभी ये पैसे लाए कहां से कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं फर्स्ट दे कैन डायरेक्टली टेक अ लोन फ्रॉम द मार्केट और दे कैन गो फॉर द इक्विटी नाउ हियर इज द कैच कंपनी ने डिबेंचर्स लेने चाहिए कंपनी जब लोन लेती है that means the company is floating their debentures when we talk considering loan in terms of company we call it as a debenture and or company can go for the equity now अगर कंपनी डिबेंचर्स में कंप्लीटली जाती है when कंपनी का जितना भी पैसा कंपनी को ग्रो करने के लिए लगेगा अगर कंपनी कंप्लीटली टेकिंग इट एज अ लोन देन कंपनी के बैलेंस शीट पे लायबिलिटीज बढ़ती जाती है which is not a good sign of for the company क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस कल जाके अगर इट्स नॉट गोइंग एज पर द प्लान्स और कंपनी को अगर लॉसेस होते हैं देन कंपनी हैव टू पे बैक एवरीथिंग दैट दे हैव बोरोड फ्रॉम द मार्केट एंड दैट टाइम कंपनी कैन गो फॉर द बैंकरप्ट so that's why there is another option also which is the equity or company can put their shares into a market this is the second part but क्या कंपनी ने कंप्लीटली अपने पूरे के पूरे शेयर्स मार्केट में फ्लोट करने चाहिए क्योंकि अगर शेयर फ्लोट करेंगे देन कंपनी का जो स्टेक होता है वो डाइल्यूट हो जाता है बिकॉज व्हेनेवर यू बाइंग एनी स्टॉक यू एक्चुअली बाइंग द ओनरशिप इन दैट कंपनी तो अगर लेट्स से कंपनी के पास 1000 शेयर्स है उस 1000 शेयर्स में से अगर आप 100 शेयर्स बाय करते हो देन यू आर 10% ओनर ऑफ द कंपनी यू गेट द वोटिंग राइट्स अगर कंपनी को कल जाके कोई डिसीजन लेना है देन योर 10% वोट विल गेट काउंटेड तो कंपनी का जो स्टेक रहता है वो डाइल्यूट हो जाता है तो क्या करे कंपनी डिबेंचर्स के लिए जाए या कंपनी इक्विटीज के लिए जाए तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर मिक्स बिटवीन अ डिबेंचर्स
and proper mix between the equity. So ये डिसाइड कौन करेगा? So अगर आप जब भी आप MBA अपना स्टार्ट करोगे, that time you will get one topic called capital budgeting और capital structuring. तो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि हम लोग कंपनी के डिफरेंट सोर्स ऑफ मनी फाइंड आउट करते हैं, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट एज पर द कंपनी ने कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना परसेंटेज इक्विटी रखना चाहिए, कितना परसेंटेज डेट रखना चाहिए. तो ये एक पार्ट हो गया. तो यहाँ पे एक आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर प्रोफाइल जनरेट हो जाता है कि कैपिटल बजटिंग. तो अगर आप जब भी आप अपने MBA में जाओगे एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट्स एंड व्हेन यू स्टार्ट knowing more about it, then you can make career in this kind of area कि जहाँ पे आप कंपनी के स्ट्रक्चर्स पे काम करते हो. तो ये एक आपके लिए प्रोफाइल बन जाता है. ठीक है. तो ये दिस इज वन ऑफ द थिंग, वन ऑफ द कंसेप्ट इन द स्टॉक मार्केट. अभी लेट्स मूव टू व्हाट वी हैव स्टार्टेड विद स्टॉक और इक्विटी और शेयर. जैसे मैंने कहा, जब भी आप शेयर परचेस करते हो, that time you become a owner of that company. So for example, अगर कंपनी है जिसमें 10,000 शेयर, कंपनी को लेते 10,000 शेयर पैसे मार्केट से उठाने, then company can create a shares of let's say face value of 10 rupees. Then कितने का शेयर्स बनेंगे? 1000 शेयर्स बनेंगे. तो ये 1000 शेयर्स कंपनी मार्केट में फ्लोट करती है. एवरी शेयर का प्राइस सेम होता है. ऐसा नहीं होगा कि एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज है तो दूसरे शेयर का प्राइस 15 रुपीज होगा. नहीं, it is equally divided. That's why we call it as a equity. ठीक है. तो ये बेसिक कंसेप्ट है फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव कि इक्विटी क्या होता है और शेयर क्या होता है एंड स्टॉक क्या होता है. नाउ व्हेन कंपनी इनिशियली गोज पब्लिक, मतलब जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक होती है, एंड देन फर्स्ट टाइम व्हेन कंपनी वांट टू रेज दिस मनी फ्रॉम द पीपल, देन इट्स कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है? कंपनी अपने शेयर फ्लोट करती है. फ्लोट करने के बाद इट डिसाइड्स इट्स बिड प्राइस and ask price range, and then people start bidding on it, and then a final price will be decided, and then कंपनी को जो जितने भी पब्लिक पैसे भरते हैं, पब्लिक शेयर खरीदे करते हैं, उतना उसको कंपनी को पैसा मिलता है. अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो ओनर जो शेयर बाय करते हैं वो भी शेयर करते हैं. So that is share, equity and stock. Now यहाँ पे आपका फिर से एक प्रोफाइल बन जाता है when you start learning in your MBA. IPO, initial public offering. तो initial public offering का एक complete process होता है. अभी initial public offering can be handled by company on their own, or they can give contract to the third party. Third party क्या होता है? जो initial public offering का complete process define करती है. तो अगर आपके MBA में अगर इस काइंड ऑफ प्रोफाइल में, अगर इस काइंड ऑफ कंसेप्ट में ज्यादा रुचि रखते हो या ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, देन यू कैन लर्न दिस एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जो फर्म्स प्रोवाइड करती है उनके पार्ट आप बन सकते हो. उस प्रोफाइल में आप काम कर सकते हो. तो ये आपका सेकंड प्रोफाइल हो गया. नाउ लेट्स से कंपनी ने अपने IPO फ्लोट कर दिए. IPO फ्लोट कर दिए, कंपनी ने, पीपल हैव बॉट इट, एंड नाउ the stocks have become listed into stock market. स्टॉक मार्केट में जाने के बाद, इनिशियल पब्लिक खत्म होने के बाद, हम लोग जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में. तो जब भी कोई फर्म फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में उतरती है, इट लॉन्चेस IPO. देन अगर उसमें लेट्स से कंपनी ने इनिशियली लेट्स से 10,000 शेयर्स लिस्ट किए, नाउ कंपनी को फिर से उसको बढ़ा के 20,000 करने. देन उस 20,000 के लिए कंपनी FPO रेज करती है, विच इज अगेन टू इंक्रीज द शेयर ऑफ दैट कंपनी. वो लोग फिर से और एक FPO रेज करते हैं. अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग FPO होने के बाद सेकेंडरी मार्केट चालू होता है. सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो भी शेयर्स कंपनी के हैं वो बाइंग एंड सेलिंग चालू हो जाती है सेकेंडरी मार्केट में. अभी लेट्स टॉक फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव. लेट्स से आप इन्वेस्टर हो. अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी शेयर में आप क्या करोगे? पहले आप कोई स्टॉक चूज करोगे. वो स्टॉक चूज करने के बाद उसका एनालिसिस करोगे कि वो स्टॉक ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग कंपनीज के बैलेंस शीट देखते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग ट्राई टू फिगर आउट कि उस कंपनी का करंट स्टेट क्या है, कि वेदर वो कंपनी ठीक कर रही है, उसके प्रॉफिट्स ठीक से आ रहे हैं,
और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए. तो बेसिस ऑन सम फंडामेंटल एनालिसिस वी ट्राई टू गेट what should be the current share price of that company and what is currently we are getting from the market. अगर let's say fundamental analysis पे उस कंपनी का प्राइस let's say 400 rupees है और currently market में 300 rupees का प्राइस चल रहा है, then definitely we should go and buy that particular stock and definitely that stock might go up in some time. So that is called a fundamental analysis. Technical analysis में क्या होता है, we don't go by what company is currently doing, but we try to find out the trend into the buying and selling structure of that particular stock. तो हम लोग ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं. अगर पर्टिकुलर स्टॉक कंटिन्यूसली अप जाता है तो उसका ट्रेंड अपवर्ड है. तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स है, लाइक सपोर्ट टूल है, हमारे पास रेजिस्टेंस टूल है, हमारे पास बोलिंगर बैंड्स है, हमारे पास मूविंग एवरेजेस है. तो ये सारे टूल्स यूज करके हम लोग ट्राई टू फाइंड आउट कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का करंट ट्रेंड क्या है. अगर वो ट्रेंड ब्रेक होता है then we change our strategy accordingly. और ये टेक्निकल एनालिसिस जो होती है इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टॉक बट इट रिलेटेड टू एनीथिंग. हम लोग कहीं पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी डेटा आता है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोविड सिचुएशन देख रहे हो तो वहाँ पे भी लॉट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज बीन डन वेयरिंग वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि आगे जाके कोविड सिचुएशन कम होने वाली है, ज्यादा होने वाली है. सेम टूल्स वी आल्सो यूज इन शेयर मार्केट पे. हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर शेयर अप जाएगा या डाउन जाएगा. तो यहाँ पे आपका एक तीसरा प्रोफाइल बन जाता है विच इज इक्विटी रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च. इक्विटी रिसर्च में हम लोग ने जैसे कहा फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ट्राई टू फिगर आउट कि शेयर उस पर कंपनी की करंट हेल्थ कैसी है. एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ट्राई टू फाइंड आउट कि अभी करंटली उस शेयर का ट्रेंड क्या चल रहा है. मे बी कंपनी इज नॉट डूइंग वेल बट पीपल आर मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक. तो हम लोग शॉर्ट टर्म में उसका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं. तो अगर कोई ब्रोकिंग हाउस में अगर आप गए रहोगे तो वहाँ पे जॉबर्स रहते हैं. जॉबर्स बेसिकली क्या करते हैं कि दे डोंट वरी अबाउट कंपनी में क्या चल रहा है, दे जस्ट ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड और उस ट्रेंड में वो पैसा कमाने का कोशिश करते हैं. तो अगर लेट्स से उनको दिखता है कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट ब्रेक हो गया, मतलब ये शेयर थोड़ा ना थोड़ा नीचे आएगा ही आएगा, तो वो फटाक से वहां पर सेल ऑर्डर मार देते हैं और जैसे शेयर नीचे आ जाता है वो बाय मार के निकल जाता है और वो छोटे छोटे पैसे कमा के ब्रोकिंग हाउस को दे देते हैं. सो दिस इज वन ऑफ काइंड ऑफ प्रोफाइल जहाँ पे आप बेसिकली रिसर्च करते हो बिफोर बाइंग एनी स्टॉक. अभी ये रिसर्च आप किसके लिए भी कर सकते हो, आप खुद के लिए कर सकते हो, कंपनी के लिए कर सकते हो, यू कैन डू एज अ फंड मैनेजर. तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल्स बन जाते हैं आपके लिए. इक्विटी रिसर्च का प्रोफाइल बन जाता है आपके फंड मैनेजिंग का प्रोफाइल बन जाता है. whenever you go into research then आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, उसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो. तो ये दो प्रोफाइल आपके लिए यहाँ पे बन गए. ठीक है. देन वी अगेन गो फॉर सम कॉमन कॉन्सेप्ट्स. कॉमन स्टॉक, प्रीफर्ड स्टॉक. कॉमन स्टॉक क्या होता है कि जहाँ पे यू फॉर एवरी शेयर दैट यू परचेज यू गेट वन वोटिंग राइट. तो अगर आप एक शेयर परचेज करते हो तो आपको एक वोटिंग राइट मिलता है. बट यहाँ आपको कुछ गारंटी नहीं रहती कि वेदर यू विल गेट द डिविडेंड और नॉट गेट द डिविडेंड. प्रीफर्ड स्टॉक में क्या होता है, यू डोंट गेट वोटिंग राइट, you might get or you might not get, but you definitely get the fixed amount of a dividend. तो ये बेसिक स्टॉक ब्रोकिंग के कॉन्सेप्ट्स है. तो एक बार ओके, अभी आपने रिसर्च कर लिया, आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना है. देन व्हाट यू डू, आप ट्रेड प्लेस करोगे. ट्रेड आप कैसे प्लेस करोगे? देयर आर 3 वेज. एक, आप डायरेक्टली आपके ब्रोकर को कॉल करो and you tell him the share that you want to buy and number of quantities that you buy, and he will buy it for you. Or you can open your Demat account, and through Demat account you can buy that share, or you can buy it directly from the Odin. Odin is one of the software which is generally used in most of the broking house to buy and sell the security because it's very faster. एक 3 या 4 सेकंड में आपका ट्रेड बैठ जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका एक चौथा प्रोफाइल बन जाता है, एक ब्रोकिंग हाउस. मतलब जब भी आप ब्रोकर्स के पास जाते हो तो ब्रोकर के जो भी एक्टिविटीज होते हैं तो उस एक्टिविटीज में आप काम करना चालू कर देते हो. राइट फ्रॉम द शेयर बाय करना टिल द सेटलमेंट, एंड उसके शेयर बाय करने के बाद उसका जो बैकग्राउंड अकाउंटिंग होता है उसमें भी आप काम करते हो. और शेयर मार्केट जो भी शेयर मार्केट रिलेटेड जो भी
टर्म्स होते हैं या उनके टर्मिनोलॉजी होते हैं वो आप सीखते हैं और उनके प्रोसेसर सीखते हैं। तो ये आपके लिए चौथा प्रोफाइल है। तो आई जस्ट शेयर विथ यू हाउ द Odin system look like. Okay. My screen is visible to everyone? Niketan? Yes. Okay. Yes, students, थोड़ा सा कॉमर्स के जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स है थोड़ा सा आपको बाउंसर जाएगा, बट हम क्या करेंगे अभी सर को जो आपके साथ एक्सप्लेन करना है ये उनको एक्सप्लेन करने दीजिए पूरे फ्लो में, एंड देन जो अपना क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें मैं सुशांत सर को, मेरे भी बहुत सारे डाउट्स अभी आए हैं, मैं सुशांत सर को एक एक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे निकिता ने अभी मुझे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि शेयर क्या होता है, बराबर। तो निकिता भी कैसा है कि वी गाइस विल कंप्लीट दिस एंटायर सेशन एंड देन उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। तो सब स्टूडेंट अपने अपने क्या बोलते हैं उसको पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखिए, एंड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स वी गाइस विल टेक एव्हरीबडीज क्वेश्चन। तर सुशांत तुला आहे ना तुझ्या राईट हँड साईडला एक डिसेबल एनोटेशन नावाचं एक ऑप्शन दिसत असेल, डिसेबल एनोटेशन सेटिंगच्या इथे, सेटिंग रिॲक्शन बघ, रेकॉर्ड रिॲक्शनच्या इथे यू विल फाइंड डिसेबल एनोटेशन, बिकॉज ये कुछ हमारे एक्सपर्ट स्टूडेंट है ये जानबूझ के स्क्रीन पे कुछ लिखना चालू कर देंगे। अच्छा, हाँ, तो उनको थोड़ा सा समझाना पड़े। हाँ, इनको कितना भी बोलने के बाद ऐसा उनको लोगों को डिस्टर्ब करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो एवरीबडी इज माय सिन्सियर रिक्वेस्ट, जो भी जिसने लिखा है प्लीज जरा ये मिटा दीजिए। एंड भेटलं सुशांत तुला ते रिॲक्शनच्या बाजूला बघ एक राईट हँड एक कॉलम ओपन होईल, तिथे डिसेबल एनोटेशन नावाचा कॉलम असेल, डिसेबल एनोटेशन खालती खालती नाही नाही तू सिक्युरिटी बघतोय, सिक्युरिटी हाँ तो डिसेबल एनोटेशन एक मिनट आई विल टेल यू खालती सिक्युरिटी हाँ पार्टिसिपेंट पोल्स चॅट्स स्क्रीन दिसते, शेअर स्क्रीन तू जिथून केलं शेअर स्क्रीन, देन यू विल फाइंड रेकॉर्ड एंड यू विल फाइंड रिएक्शन। ओके, खालती तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डिसेबल एनोटेशन। ओके चलेगा। तो सर को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एव्हरीवन, प्लीज डोंट राईट एनीथिंग ऑन स्क्रीन। आदर्श गणवीर प्लीज जरा ते नोट करून टाका, माझ्याकडे ते ऍक्सेस आहे, अदरवाइज आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमूव दैट पर्टिकुलर पर्सन। एवरीबडी प्लीज रिमूव दिस जो लिख रहे हैं आप। हाँ सुशांत सर यू कैन स्टार्ट। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ द ऑडियंस कैन लुक लाइक। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन हो जाती है। उस स्क्रीन में अगर आप लेट्स से आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है या सेल करना है या आपको उस स्टॉक को मॉनिटर भी करना है, तो स्टॉक का आप नाम डालते हो और एंटर मारते हो, देन दैट स्टॉक स्टार्ट अपीयरिंग हियर, और वहां पे उसकी करंटली बाय क्वांटिटी सेल क्वांटिटी दिखना चालू हो जाती है। जैसे आप उस स्टॉक को एंटर करते हो देन यू विल एबल टू सी कि यहाँ पे उसकी बाय क्वांटिटी दिख रही है, उसकी करंटली बाइंग प्राइस दिख रही है, सेलिंग प्राइस दिख रही है एंड उसकी सेल क्वांटिटी दिख रही है, उसके लास्ट डेट दिख रहे हैं, उसके हाईज एंड लोज एंड ओपन एंड क्लोज सब दिख रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय करना रहता है देन यू बाय एट अ सेल प्राइस, एंड इफ आपको उसको सेल करना रहता है देन यू सेल एट द बाय प्राइस। ठीक है, ये ऐसा उल्टा क्यों होता है? बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द एक्सचेंज पर्सपेक्टिव। एक्सचेंज करंटली अभी इस प्राइस को सेल करना चाह रहा है 154.90, ठीक है ये प्राइस। देन अगर वो इस प्राइस पे सेल करना चाहता है देन यू विल बाय एट दिस प्राइस, और अगर एक्सचेंज बाय करना चाहता है तो ये कम प्राइस में बाय करता है और ये आप इस प्राइस को में आप उसको सेल करोगे। सुशांत सॉरी टू इंटरप्ट, आप फुल स्क्रीन कर सकते हो क्या? फुल स्क्रीन एक मिनट है, F5 क्लिक करके अभी विजिबल है? या परफेक्टली, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, so you can see it from the NSE perspective. NSE अभी इस सेल प्राइस पे सेल करना चाह रहा है एंड देन एट दैट प्राइस यू विल बाय, एंड जिस प्राइस पे सेल NSE बाय करना चाहते हैं उस प्राइस पे आप सेल करते हो। तो अगर ये आप डिफरेंस जब भी एवरी टाइम यू विल सी दिस पर्टिकुलर डिफरेंस बाइंग सेलिंग प्राइस में, ये जो डिफरेंस होता है वो NSE एज अ कमीशन ले लेता है।
इस प्राइस पे। तो अगर आपको कोई भी शेयर बाय करना है तो उस पर्टिकुलर लाइन पे जाके आप कंट्रोल प्लस एंटर करते हो। कंट्रोल प्लस एंटर करने के बाद ये ऐसे ब्लू स्क्रीन जनरेट हो जाती है। इस ब्लू स्क्रीन पे आप अपनी क्वांटिटी डालते हो एंड एंटर मारते हो। देन आपका वो जो शेयर रहता है वो इमीडिएटली विद इन 3 और 4 सेकेंड्स बाय हो जाता है। अगर आप कंट्रोल माइनस डालते हो तो ये शेयर सेलिंग का बकेट ओपन हो जाता है और वो आप शेयर पर्टिकुलर शेयर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर वे है टू बाय और सेल द शेयर्स थ्रू ओडीएम। ठीक है, एक मिनट, देयर इज लिटिल बिट डिस्टर्बेंस इन माय होम, गिव मी 2 minutes। Okay, Susan, no problem. We can hear properly. Okay, so this is the audience screen that we have seen, wherein most of the broking houses which is being used to immediately purchase or sell any particular security. ठीक है, अभी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव वहाँ पे और एक आपका प्रोफाइल ओपन हो जाता है जहाँ पे यू कैन वर्क एज अ ट्रेडर, यू कैन वर्क एज अ इन्वेस्टर, यू कैन वर्क एज अ जॉबर। जॉबर बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि छोटे मोटे प्राइस में ट्रेंड आइडेंटिफाई करके दे ट्राई टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड बाय एंड अर्न द इनकम। उनका ये जॉब होता है। तो ये पर्टिकुलर प्रोफाइल आपके लिए ओपन होता है जहाँ पे आप एक्चुअली ब्रोकिंग हाउस में जाके सिक्योरिटी परचेस करते हो, सेल करते हो फॉर द इन्वेस्टर, or you can buy it for the company itself or a broking house itself, or you can work as a jobber as well. तो ये आपके लिए प्रोफाइल ओपन हो जाता है। Then we see some basic concept of share market also. So there are two kind of trading happens. One is delivery trading and day trading. Delivery trading में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी शेयर बाय करते हो, देन आपको उस पर डिलीवरी मिलती है T+2 डेज में। मतलब लेट्स से आज आपने एक शेयर बाय किया तो आपको परसों उसकी डिलीवरी मिलेगी आपके डीमैट अकाउंट में, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। उस पर्टिकुलर डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको जनरली कमीशन ज्यादा लगता है। डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप आज कुछ शेयर बाय करते हो और एंड ऑफ द डे के पहले आप उस शेयर को क्लोज कर देते हो, उसको सेल आउट कर देते हो, तो उसमें आपको कमीशन कम लगता है। और सेकेंडली ये हम लोग इसीलिए करते हैं कि हमको उस पर्टिकुलर शेयर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, वो प्रॉफिट लेके हम लोग को निकलना है, सिंपल। ये सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। अब इस ट्रेडिंग में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पर्टिकुलर शेयर नहीं है, जैसे आपको कोटक बैंक का शेयर आपके पास नहीं है, बट आपको लग रहा है करंटली वो शेयर 100 रुपए पे चल रहा है और आपको लग रहा है कि आज ये शेयर इसी 80 रुपए तक जाएगा। तो व्हाट यू डू, यू सेल दैट शेयर एट 100 रुपीज, आपको 100 रुपये मिल जाता है। बिफोर डे एंड आप उसको 80 रुपीज में, शेयर 80 रुपीज से पहुंचने के बाद आप उसको फिर से बाय आउट कर लेते हो। इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। पहले जो हम लोगों ने किया उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग द शॉर्टिंग द शेयर। मतलब जब भी आपके पास शेयर होता नहीं है और आप उसको सेल कर देते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट। और बिफोर द डे एंड यू बाय दैट शेयर बैक, विच उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, उसको कवर कर लेना। तो इस टाइम में जब भी आप उसको कवर कर लेते हो, देन उसका डिलीवरी आपको देना नहीं पड़ता। अगर आप उसको कवर करना भूल जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने आज सुबह शेयर शॉर्ट कर दिया पर आपने उसको बाय नहीं किया, फिर से अगर बाय नहीं किया देन आपको उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर आपके बट अभी अपने शेयर है नहीं और आपने सेल कर दिया, देन आप डिफॉल्टर बन जाते हैं। तो एनएससी क्या करता है, उसको मार्केट से बाय करता है और जिस बंदे ने उसको बाय किया उसको T+3 ट्रिपल दे देता है। ये why I'm telling you all this, because these are the bits and pieces of broking houses जहाँ पे ये सारे प्रोफाइल चलते हैं। तो आप अगर ब्रोकिंग हाउस में कल जाके काम करते हो तो दिस ऑल कंसेप्ट यू शुड नो कि वो चलता कैसे है। तो जब भी आप MBA के बाद स्टॉक मार्केट में जाते हो या स्टॉक ब्रोकिंग हाउस में काम करने के लिए जाते हो, दीज आर ऑल थिंग्स यू विल बी वर्किंग ऑन। ठीक है, सो वी हैव सीन this also share market broking houses. Then जैसे हम लोग शेयर बाय करते हैं तो शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट क्यों होती है?
एक रीजन होता है कि डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे कस्टमर जो इन्वेस्टर रहते हैं वो शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं। अगर पर्टिकुलर शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, देन उसका सप्लाई कम हो जाता है, सप्लाई कम होने की वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, अर्निंग एक्सपेक्टेशन। यू थिंक दैट दिस पर्टिकुलर शेयर कैन गो अप, मतलब उसके जो भी फाइनेंशियल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट्स व्हाई यू थिंक दैट शेयर कैन गो अप। उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसकी वजह से उसकी प्राइस फ्लक्चुएट हो जाती है। देयर आर सम आल्सो सेंटिमेंट्स कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक है वो कभी नीचे जाएगा ही नहीं। दीज आर द सेंटिमेंट्स दैट जनरली पीपल हैव, तो उसके वजह से उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। देयर आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब लेट्स से एक पर्टिकुलर कंपनी की जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई, अगर जीडीपी बढ़ गई तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स सारे शेयर्स में अपने पैसे डालते हैं, तो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। एंड लास्ट वन इज फॉलो द लीडर। अब ये कंसेप्ट जो है फॉलो द लीडर, जो हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ था। जब भी हर्षद मेहता ने क्या किया था, हर्षद मेहता वाज अ नॉर्मल इन्वेस्टर। उसने क्या किया था, इनसाइडर ट्रेडिंग किया था बेसिकली। उसने इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लिया था और उसके कुछ स्टॉक चलने लगे। देन जब भी उसका मार्केट में नाम बढ़ना चालू हो गया कि ये हर्षद मेहता जो शेयर बाय करता है वो शेयर अप जाता है, देन उसने मार्केट को मूव करना चालू कर दिया। मार्केट को मूव कैसे करते हैं, तो जब भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप बहुत सारा पैसा आके डालते हो, देन वो स्टॉक ऑटोमेटिकली अप चला जाता है। तो उसके लिए वो क्या करता था, जो बैंक्स के पास पैसे पड़े होते थे वो उठा के वो पूरे स्टॉक मार्केट में डालता था और वो स्टॉक को अप लेके जाता था। बट जो स्टॉक अप जा रहा है उसका वो एक्चुअली उतनी उसकी प्राइस है या नहीं है, वो फंडामेंटल पे डिसाइड होता है। तो अगर लेट्स से एक पर्टिकुलर स्टॉक मैंने बहुत ज्यादा बाय कर लिया तो उसका प्राइस 90 रुपए से 900 रुपीज तक चला जाता है, बट क्या उसके 900 की वैल्यू है एज पर द बैलेंस शीट? नहीं। दैट्स वाई आफ्टर दिस स्कैम ओपनड अप, कंप्लीटली शेयर मार्केट गिर गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द शेयर की उतनी प्राइस ही नहीं थी जितने उसने प्रेडिक्ट की थी या उसने उतनी प्राइस पे उसको लेके गया था। तो दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ट्रेडिंग और द फॉलो द लीडर। एक लीडर रहता है जिसको लोग मानते हैं और उसके पीछे सब लोग लग जाते हैं और उसके वजह से पूरा मार्केट हिल जाता है। तो दिस वाज द हर्षद मेहता केस। नाउ ये कंप्लीटली हमारा ब्रोकिंग हाउस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड छोटे मोटे जो भी कंसेप्ट है वो हम लोगों ने देख लिए। अभी we'll also see there are other career opportunities also in stock market. तो फॉर एग्जाम्पल आप एज ए इन्वेस्टर एडवाइजर बन सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आता है और बोलता है कि मेरे पास इतने इतने पैसे हैं और मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहाँ करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि आपको अपना पूरा पैसा आपको कैसे बाइफर्केट करना है। आपको मिड कैप में कितना डालना है, आपको लार्ज कैप में कितना डालना है, आपको स्मॉल कैप में कितना डालना है। अगर आप इसमें इक्विटी में डालते हो, इतना परसेंट आपको इक्विटी में डालना चाहिए, इतना परसेंट आपको डेट में डालना चाहिए। क्योंकि जैसे आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आप एक पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें आप अपने सारे पैसे डालते हो, देन उस इंस्ट्रूमेंट में आपकी रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर वो इंस्ट्रूमेंट ठीक से नहीं चला एज पर द एक्सपेक्टेशन, then people can have a lot of losses. So that's why people generally try to find out the diversification of their money. जहाँ पे मतलब वो थोड़े पैसे डालेंगे इक्विटी में, थोड़े पैसे डालेंगे डिबेंचर्स में, थोड़े पैसे डालेंगे गोल्ड में। ऐसे करके अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट किसी को सजेस्ट करें, देन लॉन्ग टर्म में वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रहती है वो ठीक ठाक रिटर्न देती है, नॉट वेरी मच बिग लाइक जब भी हर्षद मेहता का केस चला, तभी जितना पब्लिक ने कमाया या गवाया उतना नहीं देते, बस 13-14% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। तो ये आपके लिए प्रोफाइल ओपन हो जाता है जहाँ पे आप एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम करते हो। अगर आप अगर आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 10-12 साल निकाल लेते हो, देन यू कैन ऑल्सो बी अ फंड मैनेजर और हेज फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड मैनेजर, जहाँ पे आपके पास सारे लोगों का पैसा आता है। Then you decide, you do your research and you put this money into different assets, and then उसके बेसिस पे NAV जनरेट करके आप पब्लिक को पैसे कमा के दे सकते हो। So these are all profiles which you can think from the stock market perspective। जब भी आप अपना MBA कंप्लीट करोगे, then this all kind of concept you will learn in your MBA, mostly into your third semester, and then you can choose your career path कि आपको जाना कहाँ है। There is one more profile which I have worked on, which is a risk management. So now we'll see what I have done.
फ्रॉम माय स्टार्ट ऑफ माय करियर, एंड मैंने अपना 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 करियर कैसे ग्रो किया। तो आफ्टर माय MBA 2011 आई स्टार्टेड वर्किंग विद इक्लक्स फर्स्ट। So, इक्लक्स में हम लोग क्या करते हैं, इक्लक्स इज बेसिकली KPO जो इन्वेस्टमेंट बैंक से जो बैक ऑफिस के जॉब्स रहते हैं वो संभालते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट बैंक ट्रेडिंग करता है मार्केट में, तो देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट दैट दे नीड टू जनरेट। तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे दे टेक देयर फाइनल डिसीजन कि उनको मार्केट में और पैसा डालना है या नहीं डालना है। तो उस रिपोर्ट जनरेशन का हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली आई वाज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट देयर। After working in Eclipse for almost 1.5 years, I've moved to Kotak Securities. Kotak Securities में मेरा काम ये था कि I was working as a risk manager for their proprietary desk risk. अभी proprietary desk क्या होता है कि as a broking firm, जब भी कोई भी ब्रोकिंग फर्म रहती है वो खुद का पैसा भी इन्वेस्ट करती है इन द मार्केट। उनके खुद के डेस्क रहते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो जब भी वो मार्केट में ट्रेड करते हैं, कोई भी पोजीशन लेते हैं, तो उसकी साइड इफेक्ट भी होती है। मतलब अगर मार्केट अप जा रहा है, उनके डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेफिनेटली दे विल अर्न द प्रॉफिट। बट अगर उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो डेफिनेटली दे विल हैव अ लॉस। तो एक पर्टिकुलर डे में उनका कितना लॉस होगा, एक मंथ में उनका कितना लॉस होगा, वो कंपनी को प्रोजेक्ट करना पड़ता है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कि हम लोग ने इतनी पोजीशन ली है, तो इतने पोजीशन पे हमारा इतना इतना लॉस हो सकता है एक पर्टिकुलर डे पे। उसके लिए देयर आर लॉट ऑफ मेजर्स, फाइनेंशियल मेजर्स और रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड मेजर्स है जो हम लोग बेसिस ऑन विच वी ट्राई टू फाइंड आउट कि उस पर्टिकुलर फर्म के पास रिस्क कितनी है, और उसके बेसिस पे वो लोग अपने डिसीजन लेते हैं। तो मेरा काम वहाँ पे ये था कि टू कैलकुलेट दोस रिस्क मेजर्स एंड देन प्रिपेयर रिपोर्ट आउट ऑफ इट एंड सबमिट इट टू बोर्ड कि आपकी करंटली बुक्स में इतने सारे रिस्क आपके लेके चल रहे हो, तो आपको इतना लॉस हो सकता है। तो ये मेरा काम था कोटक सिक्योरिटीज में। Then after almost spending my 3 years into operation side, because ये सारा जो पार्ट मैं बता रहा हूँ ये ऑपरेशन साइड से हम लोग देखा था। मतलब मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, मैं एक रिपोर्ट निकालूंगा, वो रिपोर्ट बनाऊंगा, उस पर कुछ कैलकुलेशंस करूंगा और रिपोर्ट बोर्ड को बताऊंगा। बट ये जो कैलकुलेशन चल रहे हैं सिस्टम में वो कैसे चलते हैं, उसके लिए एक अलग रोल है कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट रोल। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years into operation, I moved to business analyst role. Business analyst role में क्या होता है कि let's say आप let's say Amazon है, आप Amazon पे कुछ परचेस करते हो, तो उस Amazon पे परचेस करने के बाद आपको बस सामने स्क्रीन दिखती है। उस स्क्रीन के पीछे क्या चलता है, मतलब स्क्रीन के पीछे जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर किसके पास जाती है, वो कौन उसको अप्रूव करता है, उसकी कैसी ट्रैकिंग होती है, वो सारा डिफाइन करने का काम बिजनेस एनालिस्ट करता है। तो इन रिस्क मैनेजमेंट टर्म हम लोग क्या करते थे, तो जो भी सॉफ्टवेयर है करंटली कोई भी फर्म यूज कर रहा है, जो विच दैट फर्म यूजेस दैट सॉफ्टवेयर टू कैलकुलेट द रिस्क। बट जनरली कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को उसके जो रिस्क कैलकुलेशन इंजन है उसको चेंज करना पड़ता है, बिकॉज एज पर द करंट इकोनॉमिक सिनारियोज, जो भी सिनारियो चल रहे हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेशन चेंज करना पड़ता है। या देयर आर सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कम्स कि यहाँ पे जैसे RBI की रिक्वायरमेंट्स आती है, बासल की रिक्वायरमेंट्स आती है, उसके वजह से कंपनी को अपने जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम द पर्सन who talks with the users, जो बिजनेस यूजर्स होते हैं उनसे बात करते हैं और वी ट्राई टू गेट कि करंटली सिस्टम में कैसे कैलकुलेशन चल रहे हैं, उसको कितने लेवल पे चेंज करना है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। वो डॉक्यूमेंट हम लोग लेके जाते हैं टेक्निकल पर्सन के पास। टेक्निकल पर्सन उसको कन्वर्ट करता है टेक्निकल लैंग्वेज में। वो टेक्निकल लैंग्वेज का जो पेपर रहता है दैट गोज टू द डेवलपर, और देन वो डेवलपर डेवलप करता है। डेवलपर ने डेवलप करने के बाद उसने वो सही से डेवलप किया है कि नहीं, दैट वी टेस्ट कि जो रिक्वायरमेंट हम लोग के पास आई थी और उसने जो डेवलप करके दिया है वेदर इट इज मैचिंग और नॉट, वो टेस्ट करके हम लोग यूजर के पास देते हैं। दिस इज द कंप्लीट प्रोफाइल मेरा करंटली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो ये भी आप एक करियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हो फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव ओनली। आपका डोमेन स्टॉक मार्केट रहेगा, बट आपका जो वर्किंग स्टाइल है दिट कैन बी डिफरेंट। आप ऑपरेशन में काम कर सकते हो, आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर सकते हो, अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है तो उसी फील्ड में आप कोडिंग में जा सकते हो, आप एज अ बिजनेस यूजर जा सकते हो। दिस आर ऑल प्रोफाइल्स गेट ओपन फॉर यू व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है,
तो ये एक प्रोफाइल है। और करेंटली इन आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस व्हाट आई एम डूइंग इज कि उनकी जो करंटली उनका एक सिस्टम है जो दे आर ट्राइंग टू माइग्रेट टू द न्यू सिस्टम। उसके लिए हम लोग उसके कस्टमर जर्नीज बना रहे हैं कि सो दैट जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं वो कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। तो वो एक प्रोजेक्ट में अभी करंटली हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी कंप्लीटली जर्नी देखो तो आई वॉज नॉट ओनली स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर प्रोफाइल कि मैं ऑपरेशन में काम कर रहा हूँ या मैं बस एक रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, बट आई चैलेंज माई सेल्फ एवरी टाइम इन माई करियर कि मैं अगर आज ये कर रहा हूँ तो नेक्स्ट ईयर में मैं क्या करना चाहता हूँ, मार्केट कहाँ पे जा रहा है। अगर मैं आज बस ओनली ऑपरेशन में काम करता रहूंगा देन डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम दैट वर्क बिकम रिडंडेंट। तो उसके बेसिस में मुझे और क्या करना है, तो मैं बिजनेस एनालिस्ट में आई हैव जंप, उसके बाद आई हैव जंप टू सम अदर प्रोफाइल। तो यू गेट द वैरायटी ऑफ प्रोफाइल इन योर रिज्यूमे जो आपको ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं। तो जब भी आप भी आपका करियर चालू करोगे आफ्टर एमबीए और इवन if you don't want to do MBA even after your graduation, so you should select your career path likewise। एक आप आपका डोमेन सिलेक्ट करो, उस डोमेन अगर आपने स्टॉक मार्केट सिलेक्ट किया तो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप गैदर करो। उसके रिलेटेड जो भी हम लोगों ने आज अभी तक जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज देखी, करियर प्रोफाइल देखे, उसमें देखो आप किस में इंटरेस्टेड हो ज्यादा, वो सिलेक्ट करो एंड देन यू मेक योर पाथ इन दैट करियर इन दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। अगर आप इक्विटी एनालिसिस में जाते हो तो इक्विटी एनालिसिस पे कोई कोर्स कर लो, उसमें कोई एक प्रोजेक्ट कर लो जहाँ पे आपको उसके इन डेप्थ नॉलेज मिले, और देन यू कैन प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट यू डिड विद द कंपनी एंड कंपनी डेफिनेटली विल हायर यू। तो ये एक आपका करियर पाथ आपने डिफाइन करना चाहिए। तो आई होप आई मेड यस ग्रेट सुशांत सर। आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा एंड आई एम 100% श्योर कि इस सुशांत सर की जर्नी से आपको यही समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट मतलब सबको लगता है कि फाइनेंस, बट इस फाइनेंस में स्टॉक मार्केट ये इतना बड़ा डोमेन है कि जो बहुत बड़े लेवल पे आपको लेके जा सकता है। तो सुशांत सर यहाँ पे हमारे कुछ MBA के स्टूडेंट्स भी आए हैं, लाइक दे आर डूइंग फाइनेंस, BFS एंड मेनी थिंग। तो FRM आपने FRM ये होता क्या है एंड हाउ पीपल आफ्टर MBA के बाद ये FRM करना क्यों जरूरी होता है लोगों को, और इसका कैसे स्टेप्स होता है? ओके, तो FRM इज बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा कि मैंने आफ्टर माय फर्स्ट जॉब आई शिफ्टेड माय करियर टू रिस्क मैनेजमेंट रोल। तो जब भी कोई रिस्क रिलेटेड रोल में जाना चाहता है दैट टाइम if that person has this FRM certification then it becomes a very added advantage। अभी जो भी बैंक, आप कोई भी फर्म में जाओ, आप स्टॉक मार्केट में जाओ, आप बैंकिंग फर्म में जाओ, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में जाओ, हर कंपनी इज सिट्स ऑन सम काइंड ऑफ रिस्क। अगर आप बैंकिंग में जा रहे हो तो बैंकिंग में भी आज रिस्क है। अगर आप जो भी पैसा आज बैंक में डालते हो, बैंक आपको लोन देती है तो आप बैंक के पास क्रेडिट रिस्क है। अगर आप कल डिफॉल्ट कर लिए तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, आप स्टॉक मार्केट में जाओ, बैंकिंग में जाओ, रिस्क रहती ही है। तो उस रिस्क को कैलकुलेट कैसे करें वो बताता है। तो वो सीखने के लिए दिस FRM कोर्स हेल्प्स। तो अगर आपके पास FRM डिग्री है दैट शोज दैट यू हैव अ वेरी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, इट्स एट्रीब्यूट्स, इट्स द वे वी कैलकुलेट द रिस्क। तो जनरली FRM जो है आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, और ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए यू जस्ट नीड टू गो टू गार्क वेबसाइट, वहाँ पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके 2 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल में आपको फर्स्ट लेवल क्लियर करने के बाद आप सेकंड लेवल में जाते हो। वहाँ पे आपको कंप्लीटली रिस्क रिलेटेड जो भी मेजर्स होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्म वाइज रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेशनल रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका इन डेप्थ नॉलेज मिलता है। इसके लिए कोई क्लासेस नहीं होते जनरली, यू कैन ज्वाइन द क्लासेस आल्सो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ओन खुद पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करके वो एग्जाम दो, बिकॉज क्लासेस की फीस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर इफ यू आर डूइंग MBA तो पैरेलली अगर आप उसके बुक्स परचेज कर लेते हो then and you start reading it, so you might not get clear, but at least जब भी आप वो लेके उसको पढ़ के अगर जब जॉब इंटरव्यू में भी बैठते हो ना तो उसका
आपका नॉलेज लेवल इतना बढ़ जाता है कि यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू. एग्जाम क्रैक करना एंड एग्जाम पास होकर सर्टिफिकेशन लाना इज डिफरेंट थिंग, बट जो भी आप पढ़ रहे हो उसका नॉलेज आपके माइंड में तो आ जाता है. जो भी क्वेश्चंस अगर आपको इंटरव्यू पूछेगा तो उसके आंसर आप बेटर वे में कर पाते हो. तो अगर आप एफआरएम करना चाहते हो देन मैंने एक लास्ट टाइम निकेतन सर के पास एक पीडीएफ शेयर किया था. उस पीडीएफ में कंप्लीट डिटेल आपको कहाँ पे लॉगिन करना है, आपको कितने पैसे भरने पड़ते हैं, एग्जाम कब कब होती है, उसका करिकुलम कैसे होता है, उसके बुक्स कहाँ मिलते हैं, वो सारे डिटेल्स दिए हुए हैं. अगर फिर भी आपको अगर उसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन एनी टाइम गेट इन टच विद मी. ग्रेट सर. एक क्वेश्चन आया था कि जोमेटो आईपीओ के ऊपर आपका क्या मतलब कि आप कैसे देखते हो जोमेटो का आईपीओ? आर यू अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स सर? Currently, Niketan, frankly speaking, I'm not much into investment right now because of my current work pressure. I'm not able to give much time into share market right now. But अगर investment करना है तो definitely अगर आप current pandemic अगर देखो तो there are two companies which are currently making profit. One, the people who are selling or giving the delivery online. Second, the pharma business. तो अगर आप देखोगे, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली जोमेटो का आईपीओ इज वेरी गुड. सेकेंडली अगर आप करंटली देखोगे अगर डॉक्टर रेड्डीज के अगर आप शेयर बाय करते हो तो डेफिनेटली इज गोइंग टू गो अप. बिकॉज अगर आप करंटली न्यूज देखोगे तो कोरोना पे जो करंटली फर्स्ट मेडिसिन जो कोरोना के लिए बनाया गया है वो डीआरडीओ ने बनाया, विच इज गेटिंग पार्टनर विद डॉक्टर रेड्डी. तो अगर इसका सेल बढ़ता है तो डेफिनेटली डॉक्टर रेड्डी के शेयर थ्रू आप डेफिनेटली पैसे कमा सकते हो. तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये छोटे छोटे जो न्यूज आते हैं उसको आपको रिलेट करने को आना चाहिए कि कौन से फर्म में क्या बिजनेस आ रहा है, इंडस्ट्री वाइज कैसे चल रहा है. अभी करंटली ओनली एक इंडस्ट्री चल रही है, फार्मा इंडस्ट्री. तो आप कोई भी फार्मा इंडस्ट्री का शेयर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट. ग्रेट सर. NISM NCFM certifications के बारे में just can you throw the light? NISM NCFM certification, any idea on this? Yeah, definitely. मैंने NISM का डीलर मॉड्यूल क्लियर करके रखा है. When I was doing my MBA, that time I was little bit inclined towards the trading. तो मैंने मेरे MBA के टाइम मैंने FNO में ट्रेड एज अ डीलर में भी काम करता था मैं. तो दैट टाइम अगर आपको शेयर मार्केट में बैठ के अगर FNO में आपको एज ए डीलर काम करना है देन आपको NCFM का एक डेरिवेटिव डीलर मॉड्यूल रहता है, वो आपको एग्जाम देनी पड़ती है. अगर आपको ब्रोकिंग हाउस में काम करना है तो ब्रोकिंग हाउस का भी एक सेपरेट सर्टिफिकेशन आता है, वो आपको देना पड़ता है. तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करना है तो उसकी कुछ प्रायर रिक्वायरमेंट्स होती है. अगर आप जैसे मैंने कहा या आपको अगर डेरिवेटिव डीलर में काम करना है तो आपको NCFM का डेरिवेटिव डीलर मॉडल देना पड़ता है, या आपको ब्रोकिंग हाउस में काम करना है तो उस पर्टिकुलर फर्म की जो रिक्वायरमेंट रहती है NCFM की वो आपको देनी पड़ती है. दिस इज पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब. बट अगर बेसिक नॉलेज गेन करना है, अभी जैसे मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ पीपल जो अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं या जस्ट MBA में जाने वाले हैं, उनको ज्यादा स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं रहता है या उनको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता नहीं रहती. अगर FNO में है तो कॉल पुट क्या होता है, उसमें ट्रेडिंग कैसी चलती है. तो अगर इसका नॉलेज भी अपने को गेन करना है ना, और अगर हम लोग कोई NCFM का सर्टिफिकेशन देते हैं तो उससे नॉलेज गेन होता है. उसका हम लोग को फ्यूचर में जाके कितना यूज है दैट इज डिफरेंट स्टोरी. बट एटलीस्ट अगर आप वो सर्टिफिकेशन देते हो देन आपको एक अलग लेवल का नॉलेज मिलता है विच यू कैन यूज फॉर योर इंटरव्यूज एंड टू गेट सिलेक्टेड इनटू कंपनीज. ग्रेट. मतलब दोनों भी बेस्ट है. आपको कहाँ पे जाने का है उस हिसाब से डिसाइड कीजिए. अब यू आर इनटू SO है तो आपको बहुत टाइम है, तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर. देखो अंजलि, ऐसा स्पेसिफिक क्लासेस नहीं होता. यू हैव टू गो फॉर एटलीस्ट आप अपना MBA पूरा कीजिए या आप किसी शेयर मार्केट को प्रोसेस को इंक्लाइन कीजिए, FRM कीजिए. एंड शेयर मार्केट में ऐसा सब नहीं सीख सकते. यू हैव टू चूज द डोमेन. इसके लिए सर ने कहा कि यू हैव टू गेट इनटू दैट शेयर मार्केट, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज अचीव कीजिए, देन यू कैन गो अहेड. हाँ सुशांत, यू आर सेइंग समथिंग. So what I was saying कि जो भी प्रोफाइल्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, ये PPT पे शायद मैं शेयर कर दूंगा निकेतन आपके साथ. इसमें मैंने सारे प्रोफाइल्स जो आप MBA में सीखोगे वो मैंने मेंशन करके रखे हैं.
जब भी आप अपना एमबीए चालू करोगे दैट टाइम यू विल कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट कि कैपिटल बजटिंग कैसे करते हैं, या शेयर मार्केट कैसे चलता है, या एफएनओ में ट्रेडिंग कैसे होती है। या तो जब भी आप ये पढ़ोगे दैट टाइम यू कैन डिसाइड कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, एंड देन यू कैन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। ओके विराज, आई विल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि शेयर मार्केट में एंट्री करनी। देखो कैसा होता है कि आज राइट नाउ यू गाइज आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट शेयर मार्केट एंड एवरीथिंग। अभी आप करंटली शेयर मार्केट में एंट्री करने को जाओगे तो जैसा सर इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट। इंजीनियरिंग के टाइम तो हमको कुछ शेयर मार्केट का एवरीथिंग कुछ भी नहीं पता होता था, राइट। तो शेयर मार्केट के बाद जब आप एमकॉम या एमबीए, डेफिनेटली एमबीए की इसमें आपका शेयर मार्केट के सर्टिफिकेशंस कंपलसरी आपको क्रैक करना ही पड़ता है। आपको डीबीएफ डिप्लोमा इन बैंकिंग कंप्लीटली क्रैक करना ही पड़ता है। आपको फिनेकल पढ़ना ही पड़ता है, आपको फिनप्रो पढ़ना ही पड़ता है। तो ये सब चीजें वहाँ पे कंपलसरी होती है। अभी क्या होता है कि आपका अंदर से ये क्या बोलते हैं उसको, एक इच्छा आ रही है, लेकिन वहाँ पे करना ही पड़ता है आपको। एंड दैट्स वाई एमबीए के जर्नी के बाद अगर आप किसी फील्ड में जाने का सोचते हो देन आपको वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिकॉज ग्रेजुएशन से पास आउट होने के बाद जहाँ पे आपने एनसीएफए में क्रैक किया नहीं है, आपको बेसिक शेयर का जैसा कैपिटल बजटिंग की बात है, ये सब चीज़ें आप करने के बाद आप अगर वहाँ पे एंट्री करते हो तो यू विल गेट एन एडिशनल एडवांटेज। ओके, तो सुशांत जस्ट टेल मी हाउ योर एमबीए जर्नी, that 2 years of MBA journey has transformed your personality to get into to build up your profile that you can share with the student. Yeah, definitely. So I did my engineering first, और उसके बाद I have a very keen interest into share market. So I thought कि शेयर मार्केट में अगर जाना है या उसमें अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है then at least I have to have some financial knowledge. तो उसके लिए आई थॉट कि मैंने पहले एमबीए ज्वाइन किया। एमबीए में अगर आप एमबीए पहले ज्वाइन करते हो तो उसमें कैसे होता है कि फर्स्ट ईयर ऑफ आपका जो करियर होता है उसमें सारे लोग, मतलब आपके सारे जो स्ट्रीम, अगर आप इवन इफ यू वांट टू गो इन फाइनेंस, आपको सारे स्ट्रीम्स पढ़ाए जाते हैं। आपको मार्केटिंग पढ़ाया जाता है, आपको एचआर पढ़ाया जाता है। तो यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया ऑफ हाउ एंटायर कंपनी वर्क। उसमें एचआर, क्योंकि हर एक कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, स्टॉक डिपार्टमेंट होता है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो यू विल गेट द हैंड्स ऑन आइडिया कि एवरी स्ट्रेटेजी फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, एचआर पर्सपेक्टिव चलती कैसे है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर में हो जाता है। एमबीए में और एक एडेड एडवांटेज होता है दैट आई हैव ऑब्जर्व कि मैंने मेरी फर्स्ट ईयर्स ऑफ माय करियर और माय एजुकेशन आई स्पेंड इनटू टेक्निकल एजुकेशन, मतलब साइंस बोल लो, उसके बाद इंजीनियरिंग बोल लो। तो उस पर्टिकुलर वे में आपका अपना एक माइंडसेट बन जाता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जब आपको दिया जाता है देन यू ओनली थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मुझे सोचना है। बट जब भी आप एमबीए के फर्स्ट ईयर में जाते हो दैट टाइम अलग अलग डोमेन के स्टूडेंट आपके साथ सीखते हैं। There can be a doctor, there can be engineer, there can be a BCom student, there can be art students also. वो लोग भी आते हैं। तो जब भी आप आपके फर्स्ट ईयर में आप जाते हो दैट टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक प्रॉब्लम क्लियर दिया जाता है वेयर यू हैव टू मेक अ ग्रुप्स एंड यू हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड देन यू नीड टू प्रेजेंट इट। जब भी आप ऐसे ग्रुप में बैठते हो ना दैट टाइम यू विल रियलाइज कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखने का तरीका अलग अलग है। मतलब एक इंजीनियर अलग वे से सोचेगा, एक डॉक्टर अलग वे से सोचेगा, एक बीकॉम ग्रेजुएट है वो अलग वे से सोचेगा। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओनली टेक्निकल वे में मिले, कोई अलग वे में भी मिल सकता है। तो जब भी आप एमबीए में ये सब एक्टिविटीज करते हो दैट टाइम आपका एक प्रॉब्लम को देखने का तरीका बदल जाता है एंड विच इम्प्रूव्स योर थॉट प्रोसेस। बेसिकली एमबीए का मतलब ये है कि चेंज योर थॉट प्रोसेस। बाकी जो आपका मेन एजुकेशन है, अगर आपने फाइनेंस लिया है तो फाइनेंस के मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट होते हैं वो ओनली थर्ड सेमेस्टर में कवर होता है। बाकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड लास्ट सेम आपका यही डेवलपमेंट होता है विच इज बेसिकली कॉल्ड एज स्किल डेवलपमेंट। कि आप अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ बैठते हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक में डिबेट करते हो, डिस्कस करते हो, which gives us the different perspective of thinking. That is important, which enhance your career. ग्रेट ग्रेट सर। एंड जैसे जैसे आप सब लोग समझ सकते हो कि आज मैं यहाँ पे एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ। एक 10 का बच्चा है, बराबर। 10 का बच्चा डायरेक्टली 11 का पढ़ाई छोड़ के 12 स्टैंडर्ड की पढ़ाई अगर करने को जाएगा, और एक बच्चा है वो 10 स्टैंडर्ड के बाद 11 का भी पढ़ाई करता है, जबकि अपने को ही पता है कि 11 स्टैंडर्ड में इतना फोकस नहीं करते, लेकिन इस
in which that particular person can come with a flying color as well as उसको एटलीस्ट समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है. तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म किया, FRM, CFA, डायरेक्ट टॉप लेवल, ऐसा नहीं होता. आप पर्टिकुलर दुनिया में जो लोगों ने फॉलो किया है, जैसा सुशांत सर ने, जैसा उन्होंने, इसके लिए मैं सबकी एजुकेशन हिस्ट्री पहले उनको मांगता हूँ कि आप पहले उनके स्टेप बाय स्टेप प्लान को समझिए. सुशांत सर ने FRM किया 7 साल के कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस को आने के बाद, राइट. अभी कुछ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अरे वो डायरेक्ट FRM का लास्ट का देखेंगे, अरे उन्होंने FRM क्रैक किया, बट उनका बीच का स्ट्रगल नहीं देखोगे आप. एंड दैट्स व्हाई वी गाइस आर मेकिंग मिस्टेक. तो यू हैव टू फॉलो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड पैटर्न, कि जहाँ पे आपको एक पूरा नॉलेज स्टेप बाय स्टेप अचीव करने का मौका मिलेगा. ओके एवरीबॉडी. तो आई थिंक सर, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट कहाँ कैसे ओपन करें, कुछ पैसा लगता है क्या सुशांत? यस यस, अगर आप ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट कोई भी आप ब्रोकिंग हाउस में ओपन कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल ICICI सिक्योरिटीज है, HDFC सिक्योरिटीज है, कोटक सिक्योरिटीज है. और एवरी जो फर्म होती है उससे अपने अपने चार्जेस होते हैं. उन लोग के एक मंथली ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं. डिमेट अकाउंट के कुछ फर्म्स रहते हैं वो 0 चार्जेस पे ओपन करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के आपको चार्जेस लगते हैं, ठीक है. और जो भी आप बाइंग या सेलिंग करोगे उसके आपको चार्जेस लगेंगे, कमीशन लगते हैं. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डिलीवरी ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो आपको कमीशन ज्यादा लगता है, बिकॉज आपको डिलीवरी देनी पड़ती है. अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो कुछ फर्म्स रहते हैं वो 0 ब्रोकिंग चार्ज लेते हैं. कुछ फर्म्स रहते हैं वो इक्का दुक्का, मतलब 2-3 पैसे चार्ज लेते हैं. तो दीज आर ऑल चार्जेस विच यू हैव टू पे व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एनी ब्रोकिंग हाउसेस. Sir, last question we will take. What is derivatives market? Derivatives market, okay. Derivative market is again a very big topic. It's very difficult to cover in 2-3 minutes. But I'll just brief you. Derivative market is basically a contract. जैसे अगर आप शेयर्स बाय करते हो, अगर आपने आज लेट्स से कोटक सिक्योरिटीज का शेयर बाय कर लिया, तो वो शेयर आपके अकाउंट में पड़ा रहता है. अगर आप लेट्स से आज उसकी प्राइस 100 रुपीज है, कल 50 रुपए हो जाएगी, अगर 20 रुपए हो जाएगी, बट वो 20 रुपए आपके पास रहेंगे. शेयर मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता. डेरिवेटिव मार्केट इज बेसिकली बेटिंग. एक शेयर चल रहा है, वो शेयर का प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा, इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेडिंग होती है और उस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ वैलिडिटी होती है. फॉर एग्जांपल, आज कोटक बैंक का शेयर चल रहा है 100 रुपया. मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में जाके उसका प्राइस हो जाएगा 150 रुपीज. तो मैं उस पर बेट करूंगा, उसका प्राइस होगी 150 रुपीज, ठीक है. आप बोलोगे नहीं, इसका प्राइस नीचे जाएगा 80 रुपीज, ठीक है. तो आप उसके अगेंस्ट में हो, तो हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. तो आज अगर हम लोग अगर ये 150 हो गया तो आप मुझे इतना पैसा दोगे, अगर 150 नहीं हुआ तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा. और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 मंथ का या 2 महीने का या 3 महीने का. उसके बेसिस पे ये ट्रेडिंग चलती है. तो ये बेसिकली लीवरेज मार्केट है. लीवरेज मार्केट का मतलब अगर आप 100 शेयर कोटक बैंक के ले सकते हो, अगर 100 तो आप लोग, तो दैट्स व्हाई डेरिवेटिव मार्केट इज मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी वोलेटाइल. सेकेंडली, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है. तो अगर आप किसी को भी डेरिवेटिव मार्केट में जाना है तो बी श्योर कि आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो और यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रांग नॉलेज. Okay, great. Yeah, Sushant sir, I just want to give you one give you the overview of change in the market, MBA market, because few of our students are going for that particular MBA because they are also going for an MBA, but they want to do it something different. तो MBA में हमारे टाइम कैसा था कि फर्स्ट ईयर हमारा कॉमन था एंड सेकेंड ईयर स्पेशलाइजेशन था, राइट? हाँ सुशांत सर, आपका आवाज आ रहा है? यस, हाँ. तो फर्स्ट ईयर इज कॉमन. तो जैसे हमारे जैसे इंजीनियर्स रहते हैं कि जिनको डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होता, तो इसके लिए हमको यहाँ पे बेसिक सब पढ़ाया जाता है. एंड सेकेंड ईयर में आई हैव डन माय मार्केटिंग, यू हैव डन योर MBA इन फाइनेंस. मेरे कुछ फ्रेंड ने हमारा IT किया, ऐसे करते. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने स्टार्टिंग में फाइनलाइज करके रखा है कि दे वांट टू गेट इनटू शेयर मार्केट, they want to get into finance, they want to get into mutual fund, they want to get into insurance,
तो गवर्नमेंट ने अभी क्या चेंजेस किया है कि ये जो सेकेंड ईयर में लोग ये फाइनेंस जो पढ़ने वाले हैं, तो दिस फाइनेंस दे विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर ओनली। ओके, फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली दे विल स्टार्ट देयर फाइनेंस, बट इस फाइनेंस में उनको फिनेकल पढ़ना पड़ेगा। एंड आई होप आपको सर फिनेकल पता होगा। इट्स डिजाइन बाय द इन्फोसिस फॉर ऑल बैंकिंग ऑपरेशंस। देन फिनप्रो, देन डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस, ओके, एंड देन एनसीएफएम, एनआईएसएम, ये उनको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा बाय हुक एंड क्रूक। एंड देन ये फर्स्ट ईयर का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद जो रिमेनिंग 7 to 8 months है, दे हैव टू गेट इनटू एनी शेयर मार्केट फर्म, दे हैव टू गेट इनटू एनी बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, and they will be doing the entire project for 7 to 8 months, and for that they will get a stipend of 25 to 30,000, मतलब actual salary they will be placing Kotak Securities है, अलग अलग banks है, they have to do sales also, they have to do analysis also, ऐसे बहुत सारे profiles उनको मिलेंगे। एंड यहाँ पे उनको एक ब्लैक बुक बनाना पड़ता है यहाँ पे, एंड ब्लैक बुक होने के बाद they will be getting a degree of MBA in BFSI. So this changes how you are finding where these people will start their learning from first year only. How you are taking this kind of changes in the MBA market? See, Nikita, हम लोग के time when we were doing the MBA, the first thing that you said ऐसे थे. Now अगर आप first year में अगर आप product like Pinnacle पढ़ रहे हो या Finpro पढ़ रहे हो, currently these products are very much demanded in the market. Okay. तो अगर आप ये first year में ही पढ़ रहे हो, उसके बेसिस पर अगर आप मार्केट में जाओगे तो definitely I would think कि you have a very better opportunities available. ग्रेट। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर आपको रियली इसमें, क्योंकि हमारा शादाब करके एक स्टूडेंट है, शादाब, मैं उसको आज बुलाने वाला था लेकिन आज वो यूपी में जाके बैठा है। शादाब आज एडेलवाइस सिक्योरिटीज में काम कर रहा है। ही इज इंटरेक्टिंग विद मोर देन 50 क्लाइंट्स की, जो उनको गाइड करता है कि रेगुलरली पैसा इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। करीना खेमानी हमारी स्टूडेंट, ओके, करीना खेमानी, she has done this particular course. Right now she is working with Morningstar, one of the biggest research analyst firm. बराबर, तो आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ स्टूडेंट। कल जो आपका आए थे, जो कल तनिष्का देवी जो आए थे, ओके, यू कैन सी कि शी इज इनटू रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, तो उनको जो इस कंपनी में वो काम करे कि जहाँ पे वो लोगों को गाइड करे कि आपका पैसा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे डालना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वी वांट टू गाइड यू। तो आई थिंक सर यू हैव गिवन योर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू सुशांत सर, कि सुशांत सर ऑलवेज विल बी देयर, बराबर। जो हमारे टीवाई के स्टूडेंट्स आज यहाँ पे आए हैं, जैसे ही आपका एमबीए स्टार्ट होगा उसके पहले सुशांत सर का 1 घंटे का लेक्चर हम हर साल रखते हैं, कि जिसमें सुशांत सर आपको गाइड करते हैं कि एमबीए में जाने के बाद बीच बीच में आपको क्या 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 सर्टिफिकेशंस क्रैक करने पड़ते हैं। एंड वो अगर आपने क्रैक कर दिया तो आपको जॉब की कुछ भी मारामारी होगी नहीं। और मेरे जो एफवाई के स्टूडेंट्स हैं जो अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफिकली, ये थोड़ा सा कोरोना का लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, तो सुशांत सर का हम एक फ्राइडे सैटरडे का टाइम देंगे और हम थाने के ऑफिस में उनको फेस टू फेस बुला के आपका 1-to-1 इंटरेक्शन से करवा के लेंगे। ओके एवरीबडी, तो आई होप ये आपको हमारा छोटा सा एक इनिशिएटिव होता है कि जिससे लोगों को ये पता चले कि वेर एग्जैक्टली दे वांट टू गो अहेड। आज ज़्यादा कुछ नॉलेज आपको नहीं मिला होगा, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू कि जिससे आप समझ सकते हो कि शेयर मार्केट का जो हर्षद मेहता बोलते थे, जो इतना बड़ा कुआं है, वो कुआं में अगर आपको डुबकी लगानी है तो यू हैव टू मेक अप योर मैन, यू हैव टू डिसाइड वेदर आई कैन, इतना बड़ा हम डुबकी लगा सकते हैं कि नहीं। अगर आप रेडी हो तो बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा ग्रोथ है, एंड जो आपको आपके सपने साकार करने के लिए मदद कर सकता है। राइट एवरीबॉडी, तो जितने भी एफवाई के स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, एफवाई के स्टूडेंट्स का हमने एमबीए बैंकिंग के हमारे 6 महीने फ्री वाले बैचेज चालू हो चुके हैं। एसवाई के जो स्टूडेंट है उनके 2 महीना फ्री बैंकिंग एमबीए के कॉलेज क्लासेस चालू हो चुके हैं। जो लोग अभी टीवाई पास आउट हो चुके हैं, वो लोग टीवाई पास आउट के लिए मैं 25 जैन से हमारा एमबीए बैंकिंग के बैच चालू हो रहे हैं। पर ये अगर आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ डिफाइंड एम के तरफ आगे बढ़ना है, तो माई टीम विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। वी हैव द पीपल लाइक सुशांत सर, कल जिने धनकी आएंगे, कल बहुत सारे लोग आएंगे। कल आपने देखा, तो आवर मोटो इज दैट वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ, वी गाइज विल सपोर्ट यू। Right everybody, so with this positive note I would like to say thanks to Sushant sir that उन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेयर किया। मैंने कल उनको बताया कि सर ये ऐसा ऐसा करना है, तो ये सेड क्या एवरी टाइम रेडी, बराबर। तो वी वुड लाइक टू से थैंक्स टू सुशांत सर, थैंक्स टू ऑल दी स्टूडेंट्स दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दी संडे मॉर्निंग। ओके, तो डेफिनेटली ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे। कल आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर देखोगे कि रियल एस्टेट में क्या होता है, तो ऐसा सब कुछ सुनिए
एंड देन अपनी रील की सुनिए एंड उसके बाद आपका करियर बनाइए. तो विद दिस पॉजिटिव नोट आई विल स्टॉप फॉर टुडे. थैंक्स सुशांत सर एंड थैंक्स एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय. थैंक्स सुशांत. बाय.